Today we will start with the topic that is flow and error control. So in this lecture we start with flow and error control. हमने फ्रेमिंग वाला पार्ट कर दिया. Now see, there is one more responsibility of data link layer is that it manages flow and control. तो फ्लो कंट्रोल किसको बोलते हैं? फ्लो कंट्रोल में देखो, सपोज हमारे पास एक नोड है जो प्रोड्यूसर नोड है. प्रोड्यूसर मतलब वो डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, डेटा सेंड कर रहा है. ठीक है, सेंडर बोलो या प्रोड्यूसर बोलो. ठीक है, ये फ्रेम्स को यहाँ पुश करते जा रहा है, यहाँ पुश कर रहा है. और यहाँ पर हमारे पास एक प्रोड्यूसर है जो ये डेटा को कंज्यूम करता है या डेटा को रिसीव करता है. ठीक है ना. तो अब क्या होता है एक्चुअली कि जरूरी नहीं कि दोनों की स्पीड सेम हो, कि प्रोड्यूसर की जो स्पीड है वही स्पीड से दूसरा भी मतलब जो है ये प्रोड्यूस एक्चुअली कंज्यूमर होना चाहिए, ये कंज्यूमर रहेगा. ठीक है, ये डेटा कंज्यूम कर रहा है. ठीक है ना. तो जो स्पीड से सेंड कर रहा है वो स्पीड से वो रिसीव करेगा तो ठीक है. अगर दोनों की स्पीड में मिसमैच होगा तो ट्रबल हो जाएगा. क्या ट्रबल होगा? जैसे मान लो प्रोड्यूसर है, वो उसकी स्पीड सपोज 1 Mbps की है, 1 Mbps की है. ठीक है, और इसकी जो रिसीविंग स्पीड है वो 100 kbps की है. ठीक है, तो ये इससे 10 गुना ज्यादा है. तो नेचुरल बात है कि इसकी सेंडिंग स्पीड इतनी ज्यादा रहेगी, रिसीविंग इतनी कम रहेगी, तो क्या होगा, इससे डेटा लॉस होने का चांसेस, मतलब डेटा लॉस हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए फ्लो कंट्रोल जो है, फ्लो कंट्रोल क्या करता है? फ्लो कंट्रोल एक मैकेनिज्म है जिससे रिसीवर एंड सेंडर बोथ कैन बी सिंक्रोनाइज टू सेंड एट अ पर्टिकुलर रेट. है ना. जैसे मैं आपको अक्सर एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई टीचर क्लास में नोट्स डिक्टेट कर रहे हैं तो आप लोगों को नोट्स एक साथ पूरा बोलने ही लगेंगे, बोलेंगे फिर रुक जाएंगे, फिर बोलेंगे फिर रुक जाएंगे. इसलिए कि बोलना तो फास्ट फास्ट हो सकता है मगर लिखना इतना फास्ट नहीं हो सकता. है ना. तो ये फ्लो कंट्रोल है. फ्लो कंट्रोल इसमें क्या हो गया कि टीचर विल से सम फ्यू वर्ड्स. ठीक है, आपने लिख लिया, फिर आपका चेहरा आप उठाते हो, क्या हमारा हो गया, मतलब समझ में आ गया, हो गया, फिर वापस थोड़ा वर्ड्स थोड़े बोलेंगे, सेंटेंसेस बोलेंगे. तो ये फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म होता है. तो ये फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म इज हैंडल्ड बाय the data link layer. Then we have error control mechanism. Error control mechanism में क्या होगा कि it may happen that whenever we are sending a frame, a sender is sending the frame, the frames might get corrupted. इसके पहले देखा था ना हमने कि भाई एरर हो गया, फ्रेम से कोई 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, बहुत सारे चांसेस है एरर्स होने के. तो अगर कोई फ्रेम यहाँ पर मिला और इसने डिटेक्ट किया भाई कुछ एरर है, ठीक है, तो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म क्या करता है कि ये एरर कंट्रोल मैकेनिज्म के जरिए हम उस लॉस्ट फ्रेम को या करप्टेड फ्रेम को रिकवर कर सकते हैं. ठीक है ना. जैसे मान लो कोई टीचर आपको नोट्स डिक्टेट कर रहे हैं और हमको कुछ समझ में नहीं आया, ये सेंटेंस समझ, तो आप पूछेंगे मैं ये जरा प्लीज वापस रिपीट करो प्लीज, तो वापस रिपीट किया जाता है उसे. तो उसी तरह से ये एरर कंट्रोल मैकेनिज्म अगर रहेगा तो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म इस बात को इंश्योर करेगा कि जो फ्रेम है वो सही सलामत जो है डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए. ओके, अगर कोई एरर हो तो वो एरर मैकेनिज्म के थ्रू हमें पता चले और फिर से फ्रेम को रीसेंड किया जाए, ये भी हो सकता है. ठीक है, तो दिस इज द फ्लो एंड एरर कंट्रोल मैकेनिज्म. ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड. समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ. नेक्स्ट इज we can either have a connectionless or connection oriented protocol. Now see, connectionless का मतलब ये नहीं कि कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं, वैसी बात नहीं है. ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना. जैसे मान लो हमारे पास मैं यहाँ पे डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ये डायग्राम बताता हूँ. Now suppose we have two host. ये हमारे पास एक होस्ट A है, ठीक है, ये होस्ट B है. ठीक है, ये किसी वायर से या किसी मीडियम से कनेक्टेड है. ठीक है, वायर है या वायर है, जैसे भी ये आपस में कनेक्टेड है. ठीक है, कोई फिजिकल मीडियम से दे आर कनेक्टेड. नाउ सपोज A वांट्स टू सेंड सम डेटा टू B. ठीक है, अभी फिलहाल कुछ भी डेटा सेंड नहीं कर रहे हैं, मगर A को जो है एक लॉजिकल, देखो एक बात ध्यान में रखो, एक होता है फिजिकल कनेक्शन, एक होता है लॉजिकल कनेक्शन. ठीक है ना. अब जैसे हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं वो सब के साथ हमारे स्विच के साथ कनेक्टेड है. हमको वायर लेके निकाल के ज्वाइन नहीं करना, वायर पहले से ज्वाइंट है, हम सिर्फ स्विच ऑन ऑफ करते हैं जिससे करंट कनेक्ट होता है, करंट डिस्कनेक्ट हो जाता है ना. तो हम वैसा बोलेंगे फिजिकल कनेक्शन इज देयर बट वी कैन से द स्विच इज प्रोवाइडिंग अ पाथ. है ना. तो वैसे ही वायर से तो कनेक्टेड रहेंगे मगर जरूरी नहीं कि कम्युनिकेशन चालू रहेगा उनके बीच में, जरूरी नहीं है ना. तो क्या होगा, नाउ सपोज ए वांट्स टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद बी. तो ए जो है एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट की. ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा. ठीक है, तो कनेक्शन एस्टैब्लिश की रिक्वेस्ट भेजेगा और ये रिप्लाई करेगा तो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा. फिर डेटा ट्रांसफर होगा दोनों के बीच में. ठीक है,
डेटा ट्रांसफर होने के बाद ये सेकेंड फेज है, और थर्ड फेज क्या होगा, कनेक्शन को टर्मिनेट किया जाएगा। तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में 3 फेज होते हैं, ध्यान से सुनो। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में 3 फेज होते हैं। पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, दूसरा डेटा ट्रांसफर होगा, तीसरा कनेक्शन को टर्मिनेट किया जाएगा। तो चाहे वो वायरलेस हो, चाहे वायर से हो, कुछ भी हो, उसका मसला नहीं है, मगर ये 3 फेजेस रहेंगे उसके बीच में, ठीक है। तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में ये चीजें होती है। इसके अलावा देखो क्या चीजें यहाँ पे दी हुई है। फ्रेम्स आर सेंड फ्रॉम वन नोड टू नेक्स्ट नोड विद सॉरी, ये नहीं, हम लोग ये देख रहे हैं, ये कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के अंदर, तो फ्रेम्स आर सेंड फ्रॉम वन नोड टू नेक्स्ट एंड आर रिलेटेड, है ना। यानी क्या होगा कि जैसे मान लो ये एक होस्ट है, इसने कुछ फ्रेम सेंड किया बी को, ए ने बी को कुछ फ्रेम सेंड किया, ठीक है, 10 फ्रेम सेंड किया, 10 फ्रेम। तो वो क्या होगा, वो 10 के 10 फ्रेम जो है कुछ ना कुछ वे में रिलेटेड रहेगी एक दूसरे को, ठीक है। यानी क्या होगा, एक्चुअली इसमें नंबरिंग रहेगी, नंबरिंग, जैसे फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, 3, 4, 5, ऐसा फ्रेम के नंबर्स रहेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 क्यों है, क्योंकि इसके आगे वाली 2 है ना, तो इसका इसका रिलेशन है ना, कोई ये 3 क्यों, क्योंकि इसके आगे 2 है, उसके आगे 1 है, इसलिए ये 3 है। तो फ्रेम्स आर रिलेटेड एंड दे आर ऑफ कोर्स नंबर्ड, फ्रेम्स जो है नंबर्ड रहेगी, ठीक है ना। अगर देखो फ्रेम्स की नंबरिंग नहीं रहेगी तो जो पता कैसे चलेगा कौन सी फ्रेम मिली, कौन सी फ्रेम नहीं मिली। तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का एक फायदा ये भी होता है कि इसके जरिए से हम आसानी से फ्लो और कंट्रोल मैनेजमेंट को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कैसे करेंगे, जैसे मान लो इससे फ्रेम 1 सेंड किया, फ्रेम नंबर 2 सेंड किया, तीसरा सेंड किया, तीसरा नहीं मिला, तीसरा जो है किसी वजह से करप्ट हो गया, कुछ हुआ, तो ये बी बोलेगा तीसरा नहीं मिला। अगर नंबर ही नहीं रहता, अगर फ्रेम के नंबर ही नहीं रहते, तो क्या बोलता, क्या नहीं मिला, क्या मिला। जैसे मान लो आपको किसी ने 10 बुक आपके पास भेजा है, वो 10 अलग अलग सब्जेक्ट्स की है, या अलग अलग नंबर है, बुक पे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर बुक के 1 से लेके 10 तक नंबर आपको मिली है। किसी वजह से इसमें एक बुक मिसप्लेस हो गई है, तो आसानी क्या होगी, भाई नंबर लिखा रहेगा तो भाई बुक नंबर 5 नहीं मिले, वापस भेजो मुझे बुक नंबर 5 को ढूंढो कहाँ चली गई बुक नंबर 5। और अगर नंबर नहीं रहता तो फिर पूरी की पूरी 10 बुक में से कौन सी घूमी हमको कैसे पता चलेगा। तो इसलिए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में अगर हमको फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म की जरूरत है तो द फ्रेम्स मस्ट बी नंबर्ड, ठीक है। देन एज वी से अ लॉजिकल कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर द डेटा, जैसे मैं आपको बताया ना, यहाँ पे फिजिकल कनेक्शन है पहले से, मगर लॉजिकल कनेक्शन जब एस्टैब्लिश होगा तब जाके डेटा ट्रांसफर होगा। तो लॉजिकल कनेक्शन में जो 3 फेज बताया ना मैंने, वो 3 फेज मतलब वो जो पहला फेज है वो कनेक्शन एस्टैब्लिश वाला फेज इसमें होगा, ओके। तो ये हो गया कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। नाउ वी आल्सो हैव कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। अब कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का मतलब ये नहीं कि कनेक्शन दोनों के बीच में नहीं है, फिजिकल कनेक्शन नहीं, ऐसा नहीं है, दे वुड बी फिजिकली कनेक्टेड, ओके। जैसे ये दो हमारे पास जो होस्ट है, यहीं भी बना देता हूँ, ये एक होस्ट हमारे पास है सपोज ए, ये दूसरा होस्ट है बी, ठीक है। ये दोनों किसी मीडियम से कनेक्टेड है, मगर यहाँ पर है ना कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं किया जाएगा, सीधा उठा के डेटा सेंड किया जाएगा बी को, ठीक है, सीधा उठा के डेटा सेंड किया जाएगा। देयर इज नो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट फेज, देयर इज ओनली डेटा ट्रांसफर फेज, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, इसकी जो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में फ्रेम्स आर सेंड फ्रॉम वन नोड टू नेक्स्ट विदाउट एनी रिलेशन, फ्रेम्स आपस में कोई रिलेशन, मतलब कोई नंबरिंग ही नहीं तो क्या रिलेशन रहेगा, देयर इज नो रिलेशनशिप, है ना। जैसे ऐसे फ्रेम भेजा, एक 5 फ्रेम भेजा, कोई नंबर नहीं भेजा, वो आगे पीछे आके मिलेगी, कोई मिली कोई नहीं मिली, तो ये पता नहीं चलेगा कौन सी मिली कौन सी नहीं मिली। तो ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में ये होता है कि फ्रेम्स आर नॉट नंबर्ड, ठीक है ना। यानी इसकी ये जो पहला, ये जो दूसरा वाला हमने देखा, इसका मिसाल कैसी है कि आपने किसी को 10 बुक सेंड किए और 10 बुक में नंबर लिख के भेजे कि ये बुक नंबर 1 है 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 10 बुक भेजे किसका भी नंबर नहीं लिखे, ठीक है। तो ये है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। तो विच इज मोर पावरफुल, कैन यू टेल मी, कनेक्शन लेस पावरफुल ज्यादा है कि कनेक्शन ओरिएंटेड ज्यादा पावरफुल है। यस क्लास, हाँ बोलिए। ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड ज्यादा पावरफुल है, इसलिए कि उससे हम मतलब बहुत सारे मैकेनिज्म्स कर सकते हैं, सिक्योरिटी मैकेनिज्म इंप्लीमेंट कर सकते हैं। खैर नाउ जो हमने टॉपिक स्टडी किया इसमें देखो, हम लोग डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स के अंदर सबसे सिंपल प्रोटोकॉल है ये, इसको बोलते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड प्रोटोकॉल। यानी कैसा, ये सिंपल प्रोटोकॉल पहले हम देखेंगे। सिंपल प्रोटोकॉल में कैसे होता है कि हमारे पास ये एक सेंडिंग नोड है, ठीक है, ये सेंडिंग नोड है, ये रिसीविंग नोड है, ठीक है। तो एक लॉजिकल लिंक इनके बीच में एस्टैब्लिश किया गया है और ये फ्रेम सेंड करते जा रहा है, ठीक है।
तो हम यहाँ पर ये सिंपल प्रोटोकॉल में, जो सिंपल प्रोटोकॉल इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर ये एज्यूम करते हैं कि भाई फ्रेम्स जो है विदाउट एनी करप्शन के रिसीवर के पास जा रही है, यानी जो जिस हाल में भेजा गया उसी हाल में उसे मिला है, ठीक है, कोई करप्शन फ्रेम का नहीं हुआ है। इसको हम ग्राफिकली देखो यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये टाइम एक्सेस देखो, ये टाइम एक्सेस, ये टाइम ऐसा फ्लो हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। जैसे मान लो लाइक इफ वी स्टार्ट द क्लॉक, हमने क्लॉक स्टार्ट किया तो 1 मिनट में पहले पहले मिनट में हमने ये सेंड किया, फिर दूसरे मिनट में हमने दूसरा पैकेट सेंड किया, तो ये टाइम ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये टाइम फ्लो हो रहा है। तो हमने समझो ना, अगर हम समझो क्लॉक, अगर मान लो 10 बजे हमने 10 बजे ये पैकेट सेंड किए, हो सकता है कि 10 बज के कुछ 20 सेकंड बाद इसे मिला है, ठीक है ना, मतलब 20 सेकंड लगे उसे, तो इसलिए को टाइम यहाँ पे ना ये लाइन आ गया, चले ना, इतना टाइम 20 सेकंड का टाइम चले गया जो उसे पैकेट मिला। ये हमने 10:01 पे इसको सेंड किया, तो 10:01 और 20 सेकंड बाद इसे मिलेगा पैकेट, तो इसलिए देखो टाइम यहाँ पे नीचे फ्लो रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स पैकेट टेक सम फाइनाइट टाइम टू अराइव एट द डेस्टिनेशन, वो उसकी स्पीड, फाइन लाइट की स्पीड या हम बोलेंगे जो भी डेटा की स्पीड तो फाइनाइट रहेगी, इनफाइनाइट नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई गया वैसी बीच मिल गया, ऐसा नहीं, कुछ कुछ डिले तो रहेगा, मे बी माइक्रो सेकंड का या मिली सेकंड का। खैर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, नेटवर्क लेयर ने पैकेट, सोर्स पे जो नेटवर्क लेयर था उसने पैकेट जो है पास किया डेटा लिंक लेयर पर। डेटा लिंक लेयर ने उसका फ्रेम बनाया और फ्रेम बना के पहला फ्रेम सेंड किया। ये कुछ देर बाद, मतलब कुछ मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स बाद रिसीवर के पास डेटा लिंक लेयर पर आ गया। वो फ्रेम को उसने आगे भेजा पैकेट बनाकर, ये मतलब ये पैकेट इसको मिल जाएगा, वो निकाल के मतलब फ्रेम में से, क्योंकि ये पैकेट था ना, क्या होता, देखो जैसे पैकेट है, मान लो पैकेट ऊपर से मिला, तो डेटा लिंक लेयर ने क्या किया, इसको, इसका जो है फ्रेम बनाया। फ्रेम बनाने में याद है ना आपको, कर्म ने किए थे, ये फ्रेम बनी और ये पैकेट को इसके अंदर पुट कर दिया, ये पैकेट को अंदर पुट कर दिया, ठीक है। तो ये फ्रेम बन गई, ये फ्रेम सेंड की जाएगी इसके पास, यहाँ के डेटा लिंक लेयर के पास। यहाँ का डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, ये जो फ्रेम है ये निकाल के पैकेट आगे फॉरवर्ड कर देगा, पैकेट निकालेगा और ये पैकेट को इसको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम सिंपल मैकेनिज्म चल रहा है कि भाई जो सेंड किया उसी हाल में मिला है, यहाँ पे कोई एरर नहीं हो रहा है। और ये भी हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि जो स्पीड इसकी है वही स्पीड इसकी है, कि कोई पैकेट लॉस यानी फ्लो कंट्रोल की भी जरूरत नहीं है और एरर कंट्रोल की भी जरूरत नहीं है, मगर ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये सिंपल प्रोटोकॉल इससे कहा गया कि ये ऐसा मतलब खाली बस थियरी में रहेगा, ऐसे प्रैक्टिकली ऐसा हमें नहीं होगा, बिकॉज एरर होने के चांसेस होते हैं and of course we need to implement the flow and control mechanism। तो ये सिंपल प्रोटोकॉल है। नाउ वी हैव नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड एज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये एक्चुअली ऐसा होता है, स्टॉप एंड वेट जो है, ये मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये जो सेंटर है हमारे पास, ठीक है, दिस इज द सेंडर, ये सेंटर हमारे पास है, ये क्या करेगा, ये एक फ्रेम सेंड करेगा, ठीक है। ये फ्रेम सेंड करने के बाद वो एक टाइमर स्टार्ट करेगा, टाइमर, ठीक है। वो टाइमर स्टार्ट करके वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि ये मेरी जो फ्रेम यहाँ पर इसको मिलेगी तो ये मुझे एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, तो मुझे इत्मीनान हो जाएगा भाई पैकेट मिल गया, समझे ना। जैसे मैं हम किसी को बोलते हैं ना, कोई चीज बेचते, पूछते भाई मिल गया, तो बोले मिल गया, मुझे मिल गया। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है ये क्या होगा, ये सेंडर जो है ये फ्रेम सेंड करेगा और इसके एक्नॉलेजमेंट का इंतजार करेगा। जैसे ही एक्नॉलेज मिल गया तो ये टाइमर जो है इसको जो है बंद कर देगा, ठीक है। फिर नया फ्रेम सेंड करेगा, फिर टाइमर, ये टाइमर स्टार्ट करने का क्या मकसद है, अगर मान लो यहाँ पे टाइमर नहीं होता, ठीक है ना, तो इसे तो इसको पता ही नहीं चलता ना कि मतलब ये इनफाइनाइट रुकना पड़ता है इसको टाइमर। हेलो, अगर मान लो ये टाइमर का क्या यूज है भी ध्यान से सुनो, ये अगर टाइमर स्टार्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा ये भी समझ लो। फॉर एग्जाम्पल सपोज इसने एक फ्रेम सेंड किया, ठीक है, इसने फ्रेम सेंड किया, अब सपोज टाइमर है ही नहीं, ठीक है, सपोज टाइमर का फिलहाल कंसेप्ट, सपोज अगर टाइमर नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि टाइमर क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टाइमर नहीं होगा तो क्या मसला होगा। तो लेट अस एज्यूम कि सेंडर ने एक फ्रेम सेंड किया, अब ये फ्रेम कहीं पे जाके मतलब ड्रॉप हो गया, किसी वजह से ट्रैफिक जैम में ड्रॉप हो गया और इसको फ्रेम मिला नहीं, इसको फ्रेम मिला नहीं, अब इसको फ्रेम मिला नहीं, इसने एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं किया और ये इंतजार कर रहा है एक्नॉलेजमेंट का। अब ये तो कहीं पता नहीं कब तक रुका रहेगा, ये क्या सोच रहा है सेंडर कि मैंने फ्रेम सेंड किया हूं, अभी एक्नॉलेजमेंट आएगा तो मैं नया फ्रेम सेंड करूंगा, और ये इस बात के लिए रुका हुआ है कि अभी फ्रेम आएगा अभी मैं एक्नॉलेजमेंट सेंड करूंगा। तो ना इसको फ्रेम मिलता है ना इसको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, और ये जो है रुका हुआ रहेगा, हमेशा के रुका हुआ रहेगा, कभी चलेगा ही नहीं, ठीक है। अब टाइमर का फायदा देखो क्या होता है, टाइमर का फायदा ये होता है कि ये सेंडर को पता है कि मैंने जो फ्रेम सेंड किया हूं
वो जाने के बाद जो रिसीवर आएगा उसको मान लो उसको 5 सेकंड लगना चाहिए, 5 सेकंड से ज्यादा किसी हाल में भी नहीं लगना चाहिए। तो क्या होगा, ये फ्रेम सेंड करेगा और एक टाइमर स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। वो टाइमर के अंदर अंदर, वो टाइमर एक्सपायर होने के अंदर अंदर अगर एक्नॉलेजमेंट आ गई तो वो समझ जाएगा भाई पेलो मिल गया, और नहीं हुई तो फिर से रिसेंड करेगा, क्योंकि ये समझ गया है कि भाई मेरा डेटा उसे नहीं मिला। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? आप लोग समझ रहे हो टाइमर का मतलब ये टाइमर यहाँ पे क्यों यूज करे? अगर टाइमर यूज नहीं करेंगे तो वो डेडलॉक हो जाएगा, वो ऐसे ही खड़ा रहेगा वो, ठीक है। खैर, तो टाइमर स्टार्ट किया जाएगा। ओके, नाउ देयर कैन बी वेरियस केसेस, ठीक है। वो पहले केस देख लेते क्या क्या होते केस। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दिस पर्टिकुलर फ्लो डायग्राम, नेटवर्क लेयर ने पैकेट क्रिएट किया, ये पैकेट सेंड किया डेटा लिंक लेयर को, डेटा लिंक लेयर ने फ्रेम बनाकर फ्रेम सेंड किया, ठीक है। अब यहाँ पर डेटा लिंक लेयर को फ्रेम मिल गया, इसने एक्नॉलेज कर दिया भाई मुझे मिल गया, ये इसको मिल गया, ठीक है, ये इसको मिल गया। ओके, और ये पैकेट को ये अपने नेटवर्क लेयर पर डिलीवर कर दिया। अब सेंडर जो है, क्योंकि उसको पता चल गया पहला पहला फ्रेम मिल गया, वो दूसरा फ्रेम भेजेगा। अब ये दूसरा फ्रेम उसने सेंड किया, ये किसी वजह से लॉस हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, लॉस हो गया, इसको मिला ही नहीं, ठीक है। और ये जो टाइमर था ना इसके पास, इसने क्या, ये क्या करता है सेंडर, जब भी कोई फ्रेम सेंड करता है वो टाइमर स्टार्ट कर देता है, टाइमर। और टाइमर एक्सपायर होने के पहले अगर एक्नॉलेज में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो यहाँ पे देखो सेकंड केस में क्या हो रहा है कि इसने फ्रेम सेंड किया, किसने, सेंडर ने फ्रेम सेंड किया, और इसके साथ में एक टाइमर भी स्टार्ट कर दिया, टाइमर स्टार्ट कर दिया, ठीक है, टाइमर स्टार्ट कर दिया। अब ये फ्रेम जो है किसी वजह से लॉस हो गया रास्ते में और इसको मिला ही नहीं। अब जब मिला ही तो एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, और ये टाइमर देखो ये पॉइंट पे आके टाइमर एक्सपायर हो गया, ये पॉइंट पे दिख रहा है आपको, ये पॉइंट पे एक्सपायर हो गया। तो क्या करेगा वो, फ्रेम को रीसेंड करेगा वो, ठीक है ना, रीसेंड करके फिर से टाइमर स्टार्ट कर देगा वो, ठीक है, फिर से टाइमर स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और फिर ये फ्रेम अगर एक्नॉलेजमेंट आ गया अच्छी बात है, ठीक है, अब फिर दूसरा फ्रेम सेंड करेगा। अब यहाँ पर ये भी तो हो सकता है ना, जिस तरह से फ्रेम लॉस हो सकती है एक्नॉलेजमेंट भी लॉस हो सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इसने फ्रेम सेंड किया, इसको फ्रेम मिल गया, ये आगे भेज दिया उसने, और इसने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया कि मुझे, मगर ये एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया, ये एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया। और सेंडर को क्या लग रहा है कि मेरा लगता है फ्रेम ही लॉस हो गया, उसने फ्रेम को रीसेंड, क्योंकि इसका टाइमर एक्सपायर हो गया और एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला उसे, तो ये फ्रेम को फिर से रीसेंड करेगा। ये जो है रिसीवर जो है ना ये समझ जाएगा, क्योंकि और एक चीज यहाँ मैं आपको बताना भूल गया, ये जो फ्रेम्स है ना, फ्रेम्स दे आर नंबर्ड, यहाँ पे फ्रेम को नंबर रहेगा ना, नंबर। जैसे मान लो पहला फ्रेम है, ये फ्रेम को मान लो 0 देते हैं, ठीक है, तो ये एक्नॉलेज करेगा भाई मुझे 0 मिल गया, ठीक है। फिर ये फ्रेम 1 सेंड करेगा, ठीक है। तो ये नंबर है ना, फ्रेम को कैसे सेंड करते हैं, 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसा मतलब हम फ्रेम का नंबर देंगे, पहली फ्रेम 0, दूसरी 1, तीसरी 0, चौथी 1, पांचवी 0, छठी 1, ऐसा हम करते रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ये एक्नॉलेजमेंट कैसे वर्क करता है इसे भी ध्यान से सुनो। ये फ्रेम नंबर 0 सेंड करेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, एक्नॉलेज 1 करेगा। एक्नॉलेज 1 करेगा मतलब ये कि 0 मिल गया, 1 भेज मुझे, ठीक है। अब ये फ्रेम 1 भेजेगा, अब ये फ्रेम 1 लॉस हो गया, ठीक है, नहीं मिला, और इसका टाइमर भी एक्सपायर हो गया, तो ये समझ गया अब फ्रेम 1 नहीं मिला उसे, तो क्या करेगा वो, ये फ्रेम 1 को जो है फिर से इसने रीसेंड किया, देखो है ना, रीसेंड किया, ठीक है। तो फ्रेम 1 इसने रीसेंड किया, तो ये एक्नॉलेज करेगा 0 कि भाई मुझे 1 मिल गया, 0 सेंड कर। अभी यहाँ पे इसने क्या किया, ये फ्रेम 0 सेंड किया अभी, है ना, क्योंकि उसको भी अगला फ्रेम जो 0 सेंड करना है, तो फ्रेम 0 सेंड किया, इसने एक्नॉलेज 1 किया कि भाई 0 मिल गया, 1 सेंड कर, ठीक है ना, मगर एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया। अब एक्नॉलेजमेंट लॉस हुआ तो ये क्या सोचेगा, भाई इसको लगता है फ्रेम 0 मिला नहीं, वो फ्रेम 0 को रीसेंड करेगा, ठीक है ना। अब ये देखेगा कि फ्रेम 0 तो मेरे पास पहले से आ चुका है, और ये समझ जाएगा शायद मेरा एक्नॉलेज लॉस हो गया, तो ये इसको फिर से एक्नॉलेज करेगा, अबे गधे 1 भेज, सॉरी ये नहीं बोलेगा, मतलब ये बोलेगा 1 भेज, ठीक है ना, कि 1 तो पहले मिल चुका उसको, है ना। तो ये क्या बोलेगा, 1 1 का एक्नॉलेज करेगा कि 1 फिर से, आई वांट 1, आई ऑलरेडी रिसीव्ड 0, ठीक है। तो इस तरह से ये कंट्रोल मैकेनिज्म वर्क करता है। अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, ओके। तो अब देखो ये इस तरह से वर्क करता है। नाउ देयर आर सम स्टेट्स ऑफ द सेंडर्स एंड देयर आर सम स्टेट्स ऑफ द रिसीवर, ठीक है ना। तो सेंडर जो है रिसीविंग स्टेट में, रेडी स्टेट में रहेगा, ठीक है ना। सेंडर के 2 स्टेट्स है, रेडी स्टेट और ब्लॉकिंग स्टेट। तो रेडी स्टेट में क्या होगा, सेंडर जो है ना वो रेडी स्टेट में इस तरह से रहेगा कि इट इज रेडी टू सेंड द फ्रेम,
वो अभी रेडी है और वो इंतजार कर रहा है कि नेटवर्क लेयर से कोई डेटा आए उसके पास और वो जो है उसको सेंड करे। ठीक है, वो रेडी स्टेट में रहेगा, यानी सेंड करने के लिए रेडी है फिलहाल। ओके, तो ये रेडी स्टेट है। अब दूसरा जो उसका स्टेट है ब्लॉकिंग स्टेट है। ब्लॉकिंग स्टेट में कब जाएगा वो, उसके पास एक फ्रेम है, वो फ्रेम को जब सेंड कर देगा, ठीक है ना, उसने फ्रेम सेंड कर दिया, फ्रेम अभी तक वहां पहुंचा नहीं पहुंचा वो तो अलग बात है, फ्रेम सेंड कर दिया है, ठीक है ना, अभी तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आया उसके पास, ठीक है, तो क्या करेगा वो ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाएगा, वो इंतजार कर रहा है कि भाई मुझे कोई वहां से एक्नॉलेजमेंट आए, तब तक वो कुछ भी काम नहीं करेगा, रेडी स्टेट से ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाएगा, वो जो है डेटा वो जो है सेंड कर देगा। ठीक है, तो रेडी स्टेट में कब रहेगा, वो इंतजार कर रहा है कि भाई मुझे ऊपर से कोई डेटा मिले नेटवर्क लेयर से तो मैं फ्रेम बना के सेंड करूं, और तो वो रेडी स्टेट रहेगा, और जैसे उसके पास आएगा वो सेंड करेगा, सेंड करने के बाद वो अपने आप को ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाएगा, अपने आप को ब्लॉक स्टेट में चल लेके जाएगा, और वो इंतजार कर रहा है कि चाहे यहाँ से मुझे कोई एक्नॉलेजमेंट मिले तो मैं जो है फिर से रेडी स्टेट में जाकर मैं डेटा वापस सेंड करूं। ठीक है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, ये ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर जाने के बाद बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है कि फ्रेम करप्ट हो जाए, टाइमर एक्सपायर हो जाए तो फिर से उसे रीसेंड करना पड़ेगा फ्रेम। तो जब भी कोई फ्रेम आती है ना उसके पास, वो फ्रेम को सेंड करके फ्रेम की कॉपी भी अपने पास रखता है कि कभी उसे फिर से रीसेंड करना पड़ेगा इसलिए। ठीक है, तो वो अगर मान लो एक्नॉलेजमेंट आ गया तो कोई बात नहीं, नया फ्रेम देगा, और अगर नहीं आया तो ये जो पुराना फ्रेम उसे फिर से रीसेंड करना पड़ेगा उसे। ठीक है, तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। नाउ रिसीवर इज इन रेडी स्टेट, रिसीवर जो है अपने आप वो रेडी स्टेट में रहेगा, वो इंतजार कर रहा है कि वहां से कोई डेटा आए जो उसे मैं रिसीव करूं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल वर्क करता है। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, नाउ Yes, sir. नाउ टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोटोकॉल्स, ये जो हमने हमारे पास कुछ मतलब हाई लेवल, ये कुछ और भी मतलब ये जो प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करने के लिए वी हैव दिस हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। ठीक है, सो दिस इज अ डेटा लिंक लेवल प्रोटोकॉल, HDLC। तो ये क्या है, इट इज अ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन ओवर पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट लिंक्स। ठीक है, तो ये जो है बिट ओरिएंटेड, आपको याद है ना जब हमने स्टार्ट किए थे तो दो टाइप के हमने प्रोटोकॉल स्टडी किए थे, एक बाइट ओरिएंटेड एक बिट ओरिएंटेड। तो HDLC जो है, HDLC हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, ये प्रोटोकॉल जो है ये डेटा लिंक लेयर पे यूज होता है, और ये बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, एंड इट कैन बी यूज्ड ओवर पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट लिंक्स। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या है कि दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दो एंटिटीज आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और मल्टी पॉइंट में क्या है कि मतलब एक लिंक को कई लोग शेयर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ देयर आर सम कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रांसफर मोड्स HDLC में। ये दो ट्रांसफर मोड्स हम बोलेंगे, एक तो नॉर्मल रिस्पांस मोड और एक एसिंक्रोनस बैलेंस मोड। ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट आर दिस टू मोड्स। अब देखो नॉर्मल रिस्पांस मोड में क्या होता है, नॉर्मल रिस्पांस मोड में हमारे पास एक प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होते हैं। तो एक ही डेटा, एक प्राइमरी डेटा सेंड करता रहेगा और बाकी लोग है ना उसको रिस्पॉन्ड करते रहेंगे। जैसे पॉइंट, ये पहला वाला जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज रिलेशन विद पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए कि प्राइमरी जो है कुछ कमांड देगा और इसने रिस्पॉन्स किया, तो ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है ना, ये कुछ कमांड नहीं देगा, सेकंड इज नॉट गिविंग एनी कमांड, द कमांड इज ओनली गिवन बाय द प्राइमरी, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड। ओके, सो इन नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड the primary it gives the command and secondary they respond to the command. This was for point to point, and in multi point communication primary gives the command and the secondary they may respond. ठीक है, जिसके वो कम्युनिकेट कर रहा है वो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे इसको, ये मल्टी पॉइंट हो जाएगा। ओके, नाउ इन एसिंक्रोनस बैलेंस मोड, एसिंक्रोनस बैलेंस मोड में क्या है कि हमारे पास ये जो है दोनों के दोनों जो है कमांड भी देंगे, रिस्पॉन्ड भी करेगा। जैसे ये अगर कमांड देगा तो ये रिस्पॉन्ड करेगा, और अगर ये कमांड देगा तो ये रिस्पॉन्ड करेगा। तो इस तरह से ये एसिंक्रोनस बैलेंस मोड में दोनों भी आपस में मतलब कमांड रिस्पॉन्स आपस में शेयर करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कमांड रिस्पॉन्स। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द HDLC फ्रेम। ठीक है, as you can see there are three types of frame which are supported by HDLC protocol। एक तो है I frame, ये I frame का फॉर्मेट है। ठीक है, इसको इंफॉर्मेशन फ्रेम, ठीक है, ये S फ्रेम है, ठीक है, और ये U फ्रेम है। ये तीन टाइप के फ्रेम्स जो है ये मतलब यूज किए जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के लिए। ओके, और जो भी मतलब कंट्रोल इसके लिए, तो इसके अंदर सबसे पहले तो फ्लैग रहेगा।
तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फ्लैग? ये फ्लैग जो है ना, फ्लैग हमेशा यूज, मैं आपको लास्ट टाइम बताया था कि फ्लैग ये बताता है कि नया फ्रेम शुरू होने वाला है, क्योंकि हमारे पास डेटा तो बहुत सारा रहेगा, तो ये पता होना चाहिए कि डेटा कहाँ से शुरू हुआ, ये फ्रेम कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से खत्म हुआ। तो ये फ्लैग बताता है कि भाई डेटा कहाँ से शुरू हुआ, और ये फ्लैग लास्ट वाला ये बताएगा भाई यहाँ पे डेटा यहाँ पे खत्म हो गया। इसके अलावा एड्रेस भी रहेगा, ठीक है ना, एड्रेसेस रहेंगे इसके अंदर, भाई किसको जा रहा है, कौन भेज रहा है, और यहाँ पे कुछ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन रहेगी। ये जो FCS है, FCS तो यहाँ भी देखोगे FCS, तीनों में FCS है। तो ये फ्रेम चेक सीक्वेंस जो है, यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ एरर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन मतलब है ना, हमने लास्ट किया था CRC, है ना, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो ये जो FCS है वो CRC को इंप्लीमेंट करके चेक करते हैं कि ये अंदर कुछ मतलब ये जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें कुछ गड़बड़ी, मतलब कुछ डेटा करप्ट तो नहीं हुआ, ये चेक करने के लिए, ठीक है। सो दिस फ्रेम्स दे आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ओके, ये 3 टाइप के फ्रेम हमारे पास है। ओके, नाउ वी हैव वन मोर प्रोटोकॉल, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो है ना, ये क्या है, इट डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ द फ्रेम टू बी एक्सचेंज बिटवीन द डिवाइसेस। ये बताएगा कि क्या फॉर्मेट होगा, जो भी हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, तो व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ द फ्रेम, ठीक है। देन इट आल्सो डिफाइंस हाउ टू डिवाइसेस कैन नेगोशिएट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लिंक एंड एक्सचेंज द डेटा, ठीक है। तो देखो, कभी भी डेटा एक्सचेंज करने के पहले देयर इज सम नेगोशिएशन, है ना। तो नेगोशिएशन करने के लिए, जैसे हम कहीं पे जैसे जाते हैं, कुछ दो कंट्रीज जो आपस में जो है, मान लो कुछ ट्रेडिंग करना है, तो पहले नेगोशिएट करते हैं, भाई क्या करना, क्या आप क्या देंगे, हम क्या लेंगे, कैसे करेंगे, तो वो नेगोशिएशन होता है। तो वैसे यहाँ पर दो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो वो पहले आपस में नेगोशिएट करेंगे, ठीक है ना, कैसे एस्टैब्लिश कर, लिंक कैसे एस्टैब्लिश करना हो, जो भी एक्सचेंज डेटा कैसा रहेगा, सब उसके बाद नेगोशिएट होता है। देन वन मोर थिंग इज ऑथेंटिकेशन इज आल्सो प्रोवाइडेड इन दिस प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई मशीन है या कोई एंटिटी है, वो अपने आप को, जैसे मेरा नाम इस्माइल है, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो मुझे क्या, मैं कैसे बताऊंगा कि आई एम दैट पर्सन, मुझे अपने आप को, मैं अपने आप को कैसे ऑथेंटिकेट करूंगा, है ना। तो हम कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे एक दूसरे को, या दो मशीन्स को कैसे ऑथेंटिकेट करें, किसी को भी ऑथेंटिकेट करना है कि भाई ये जो बोल रहा है वो, ये दूसरा कोई नहीं है, इसकी जगह दूसरा कोई नहीं है, तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। सो ऑथेंटिकेशन इज डन। ओके, जैसे हम लोग, आप लोग, हम लोग कोई भी, जैसे हमारा जीमेल अकाउंट है या कोई भी ईमेल अकाउंट हम जो यूज करते हैं, तो उसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड होता है। सो दिस यूजर नेम पासवर्ड इज यूज फॉर ऑथेंटिकेशन। हमारे पास बैंक का ATM कार्ड है, तो हमारे पास कार्ड है, उसका पासवर्ड हमको पता है, तो वो ऑथेंटिकेट करेगा। अगर हमारे पास पिन नंबर है तो ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा उसे, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, मल्टी लिंक पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल आल्सो प्रोवाइड्स कनेक्शंस ओवर मल्टीपल लिंक्स। ये भी काम करता है, और ये जो है नेटवर्क एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए भी काम आता है। ये सब सर्विसेज है जो PPP प्रोवाइड करता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है। बट इसका एक ट्रबल ये है कि इट डज नॉट प्रोवाइड्स फ्लो एंड एरर कंट्रोल मैकेनिज्म। ये सब प्रोवाइड करता है, मगर फ्लो और एरर कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करता, ये इसका ड्रॉबैक है। बाकी सब प्रोवाइड करता है, ठीक है। नाउ इसका भी हम फॉर्मेट देख लेते हैं। ये देखो, ये PPP फ्रेम का फॉर्मेट इस तरह से रहेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो रहेगा फ्लैग, ठीक है। ये फ्लैग जो है 1 बाइट का रहेगा। ये जैसे आपको बताया मैंने, फ्लैग फ्रेम के स्टार्ट में और फ्रेम के लास्ट में रहता है, ये बताने के लिए कि भी स्टार्ट हुआ है करके। यहाँ पर एड्रेस रहेगा, यहाँ पर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन रहेगी, यहाँ पे प्रोटोकॉल कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग ऊपर के लेयर से आ रहा है ना, डेटा लिंक लेयर में जो डेटा आएगा ऊपर, तो ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल इससे यूज कर रहा है। और ये पेलोड में क्या रहेगा, एक्चुअल जो डेटा रहेगा वो यहाँ पे रहेगा पेलोड के अंदर। और ये फ्रेम चेक सीक्वेंस जो है, ये एरर चेक करने के लिए CRC जो भी कोड यूज करते हैं वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो आप ये याद ध्यान से सुनो, ये जो पार्ट है ना, ये नेटवर्क लेयर से आ रहा है, और ये जो पार्ट यहाँ पर ये सब जो है ना, ये हम बोलेंगे ये डेटा लिंक लेयर अप्लाई कर रहा है, अगर हम पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में कर रहे हैं। तो जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल दिया था, मुझे किसी को पेन भेजना है, तो पेन को पैकेट में पैक करेंगे, तो ये वो पेन है, और ये जो बाहर वाला जो पॉइंट है, ये सब इसके पैकेट है, इसको पैकेट में पैक किया हमने, ठीक है, और इसको आगे सेंड करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट टू पॉइंट फ्रेम फॉर्मेट। ओके, अब देखो, ये देयर आर सम फेजेस इन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। कुछ फेजेस होते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला जो होगा ना, ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होगा। इनिशियली तो सब मतलब कोई किससे मतलब कम्युनिकेट नहीं कर रहा होगा, वी कैन से दैट नोबडी इज देयर इन कम्युनिकेटिंग।
नाउ इफ यू वांट टू स्टार्ट द कम्युनिकेशन, जैसे स्टार्ट करेंगे तो वो एस्टैब्लिश फेज में चला जाएगा, ठीक है। और एस्टैब्लिश फेज में जाएगा, जैसे हम किसी को, अगर आपने कभी लैंडलाइन फोन यूज किया है, लैंडलाइन फोन, तो हम क्या करते हैं, पहले रिसीवर हुक पे रहता है, फिर रिसीवर को उठाते हैं और नंबर डायल करते हैं, ठीक है। नंबर डायल करने में क्या हो, कनेक्शन एस्टैब्लिश होता रहेगा, है ना। एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ तो उसके बाद ऑथेंटिकेशन होगा। ऑथेंटिकेशन में जैसे बोलूंगा भाई मैं सो एंड सो बात कर रहा हूं, मैं अपने को ऑथेंटिक, भाई मैं पहचाना मेरे को, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर वो पहचानेगा, मतलब अगर वो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होगा तो कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश हो जाएगी, एंड देन वी कैन से द कनेक्शन इज ओपन एंड डेटा ट्रांसफर कैन टेक प्लेस, ठीक है। डेटा ट्रांसफर खत्म होगा, कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, और फिर कैरियर ड्रॉप होके फिर से हम ये स्टेट में आ जाएंगे। हाँ, अगर ऑथेंटिकेशन ही फेल हो गया, भाई नहीं पहचानता तुमको, तो ये खत्म, यहीं से टर्मिनेट हो गया कनेक्शन, ठीक है। तो ये ऑथेंटिकेशन खैर मतलब कंपलसरी नहीं है, maybe like if you want, if you don't trust, then if two communicating parties are totally new to each other, then they can have this phase, otherwise ये ऑप्शनल पार्ट है। तो कनेक्शन क्या होगा, पहले डेड रहेगा, ठीक है। जैसे ही कोई कैरियर डिटेक्ट होगा तो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश, कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, उसके बाद ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट ये ऑप्शनल है, चाहे हो या ना हो। अगर हमने इसको किया है कि ऑथेंटिकेशन कंपलसरी है, तो ऑथेंटिकेशन के बाद अगर ऑथेंटिकेशन फेल हो गया तो कनेक्शन सीधा टर्मिनेट फेज में चला जाएगा, और अगर कनेक्ट हो गया तो हम जो है कनेक्ट हो जाएंगे, एंड कनेक्शन वी कैन से इट इज ओपन। यहाँ पे डेटा ट्रांसफर होगा, पूरा डेटा ट्रांसफर करने के बाद में कनेक्ट टर्मिनेट हो जाएगा और कैरियर ड्रॉप हो जाएगा। सो दिस आर द वेरियस फेजेस इन पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ओके स्टूडेंट्स, देन ये जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, इट इज मेड अप ऑफ, इट रिक्वायर्स 3 मोर प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ये जो है ये मल्टीप्लेक्सिंग करता है, ये 3 प्रोटोकॉल की और मल्टीप्लेक्सिंग भी करता है। इसको मैं जस्ट फास्ट ले लेता हूँ क्योंकि इतना ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना इसे। तो हम लोग ये देखेंगे, तो 3 सेट्स ऑफ प्रोटोकॉल आर डिफाइंड टू मेक पीपीपी मोर पावरफुल। इसमें और 3 प्रोटोकॉल ऐड किए जाते हैं, जैसे लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल एलसीपी, और 2 ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल इसके अंदर है, और बहुत सारे जो है नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल से एनसीपीज हैं, ठीक है। तो ये एलसीपी, एपीज और एनसीपी, ये 3 और प्रोटोकॉल ऐड किए जाते टू मेक दिस प्रोटोकॉल मोर पावरफुल। अब देखो लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है। लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग, मेंटेनिंग, कॉन्फ़िगरिंग एंड टर्मिनेटिंग द लिंक्स, ठीक है। तो ये इसका नाम है लिंक कंट्रोल है। तो ये क्या करता है, लिंक को एस्टैब्लिश करता है, मेंटेन करता है, कॉन्फ़िगर करता है और टर्मिनेट करने के लिए काम आता है। एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स नेगोशिएशन बिटवीन द 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है। ये तो लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसको ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज द ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। तो देखो 3 प्रोटोकॉल है ना, ये लिंक प्रोटोकॉल है, दूसरा ऑथेंटिकेशन। तो 2 टाइप के ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल हमारे पास है, एक तो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल पीएपी, और एक चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जिसको सीएचएपी बोलते हैं, चैप। तो देखो ये दो कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहला पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ये पीएपी कैसे वर्क करता है, ये आप तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं, ये जो है ना, ये 2 वे हैंडशेक है, ठीक है। ये जो है दिस इज एक्चुअली 2 वे हैंडशेक। 2 वे हैंडशेक का मतलब क्या है, हैंडशेकिंग का मतलब यहाँ पे एक्चुअली हैंडशेकिंग मतलब हाथ मिलाना यहाँ पे नहीं, जैसे हम किससे मिलते तो भाई सलाम दुआ करते हैं वैसा। तो यहाँ पर हैंडशेकिंग होती है ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। दे आर नॉट शेकिंग द हैंड्स बट दे आर ऑथेंटिकेशन, दे आर यूजिंग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसा होता है, यूजर जो है ना रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, सिस्टम पे रिक्वेस्ट कर रहा है, यूजर ने अपना यूजर नेम पासवर्ड दिया, ठीक है ना। अब ये पासवर्ड, जैसे मान लो मुझे मेरा मेरा मेल चेक करना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपना यूजर नेम टाइप करता हूं और पासवर्ड टाइप करता हूं, ये जाएगा सर्वर पे, और सर्वर जो है उसे चेक करेगा। तो वो तो 2 रिस्पॉन्ड करेगा, या तो एक्नॉलेज करेगा या फिर नॉट एक्नॉलेज करेगा। तो ये रिक्वेस्ट है ना, ये रिक्वेस्ट जा रही है यूजर की तरफ से, उसके अंदर यूजर का यूजर नेम रहेगा और पासवर्ड रहेगा। ये इसका देखो ये फ्रेम फॉर्मेट है ना, पीएपी का फ्रेम फॉर्मेट है, जिसमें ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, ठीक है। इसके अंदर ये बाकी सब चीजें भी, दूसरी सब चीजों को बता दी, मगर मुझे जो बताना है कि यूजर नेम पासवर्ड जाएगा, ठीक है ना। और वो सिस्टम के पास जाएगा, सिस्टम चेक करेगा, या तो ऑथेंटिकेट करेगा या तो फिर उसे डिनाई कर देगा। तो ये 2 में से कोई ना कोई एक मैसेज जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे, 2 में से एक जाएगा, या तो ऑथेंटिकेट किया जाएगा या तो इसे नॉट ऑथेंटिकेट किया जाएगा। तो ये 2 वे हैंडशेक क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक मैसेज यहां से यहां गया, दूसरा यहां से यहां पे, दो मैसेज शेयर किए गए ना। एंड सी दिस इज एक्चुअली द पेलोड, ये पेलोड होता है, ठीक है। तो ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का एक मसला ये है कि अगर मान लो कोई यूजर अपना पासवर्ड सेंड करता है ना यहाँ पर, तो कोई अटैकर उसे अटैक कर सकता है,
अटैकर को मालूम पड़ सकता है कि इसका पासवर्ड क्या आएगा, प्लेन टेक्स्ट में जाएगा तो वो मतलब वो उसे वो कर सकता है, गलत इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो और एक हमारे पास तरीका है, इसको बोलते हैं 3-वे हैंडशेक। ये ना चैप प्रोटोकॉल जो है ना, ये 3-वे हैंडशेक होता है। 3-वे हैंडशेक में क्या होता है कि ये सिस्टम जो इसे चैलेंज सेंड करता है सिस्टम, ठीक है, और ये रिस्पॉन्ड करेगा, तो ये रिस्पॉन्ड कैसे, या तो सक्सेस या फेलियर ऐसा रहेगा। ठीक है ना। अब देखो यूजर नेम पासवर्ड का मसला क्या है कि हमेशा जब भी हम लॉग इन करेंगे सेम यूजर नेम सेम पासवर्ड रहेगा, वो तो चेंज करेंगे नहीं हम, कभी चेंज हम लोग ज्यादातर करते नहीं है, वो तो सेम ही रहता है जब भी लॉग इन करो। यहां पर क्या होगा चैप प्रोटोकॉल में कि हर बार जो है ना सिस्टम नया नया चैलेंज भेजता रहेगा और नए नए चैलेंज के नए नए रिस्पॉन्स रहेंगे। ठीक है ना। अब जैसे किसी यूजर को अपने आप को ऑथेंटिकेट कराना है किसी सर्वर पे, तो वो सर्वर उसे एक चैलेंज पूछेगा, एक चैलेंज वैल्यू देगा, यूजर जो है उस चैलेंज वैल्यू का रिस्पॉन्ड करेगा, और हर बार अगर दिन में अगर 1000 बार लॉग इन करा, 1000 बार नए नए चैलेंज वैल्यू आते रहेगा, नए नए रिस्पॉन्स आते रहेंगे, और उसके मुताबिक या तो सक्सेस रहेगा या तो फेलियर रहेगा। ठीक है। नाउ कैन यू टेल मी हाउ विल इट वर्क, ये कैसे वर्क करेगा? अगर आपको मैं 1000 चीज क्या 1000 चैलेंज बार बार देंगे कि आपको समझ में आएगा? हाउ इट विल वर्क? हर बार नया चैलेंज, हर बार नया रिस्पॉन्स, कैसे होगा ये? हेलो क्लास, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या पूछा मैंने आप लोगों को, समझ? ये जो है ना यूजर नेम पासवर्ड का, ये होता है यूजर नेम पासवर्ड में कि यूजर नेम पासवर्ड तो हमेशा सेम ही रहेगा, तो किसी कोई भी इसे जो है ट्रैक कर सकता है। मगर यहाँ पर जो है अगर हम दिन में 1000 बार लॉग इन करेंगे, 1000 बार नया पासवर्ड, मतलब हर बार नया चैलेंज और हर बार नया रिस्पॉन्स रहेगा, तो ये जो है काफी मतलब सेफ रहेगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। ठीक है। तो ये 3-वे हैंडशेक क्यों बोलते हैं? ये जो सिस्टम है वो इसे चैलेंज वैल्यू सेंड कर रहा है यूजर को, ठीक है, और यूजर जो उसका रिस्पॉन्ड कर रहा है, और इसको पता है कि रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए, तो उसके मुताबिक अगर रिस्पॉन्स सही आया तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। तो ये 3-वे हैंडशेक हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो ये नंबर मैसेज नंबर 1, ये नंबर 2, ये दोनों में से एक नंबर 3 रहेगा। ठीक है, दोनों में से एक रहेगा, तो 3-वे हैंडशेक हो रहा है। ठीक है ना। तो ये केस में जो है एक्चुअली ये कुछ चैलेंज वैल्यू सेंड करेगा, और ये चैलेंज वैल्यू जो है ना ये यूजर के पास आएगी और यूजर इसका रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है ना। अब ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है, बताया हूं कैसे वर्क करता है। नाउ सी व्हाट हैपेंस, ये जो सिस्टम है वो उसे एक चैलेंज वैल्यू देगा। जैसे मान लो नंबर को चैलेंज वैल्यू भेजा उसने 1 2 3 4, ये चैलेंज वैल्यू है। ठीक है, यूजर के पास भेजेगा, मगर यूजर को क्या दिखेगा कि भाई तू तेरा पासवर्ड एंटर कर। यूजर को क्या देगा, यूजर के सामने जो स्क्रीन आएगी ना, स्क्रीन पे रहेगा एंटर योर पासवर्ड। जैसे मान लो मेरा पासवर्ड, सपोज मैं लिखता हूँ इस्माइल, मेरा नाम, ये मेरा पासवर्ड है, तो मेरा पासवर्ड इसके साथ कुछ मतलब मल्टीप्लाई, जो भी कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होने के बाद एक आउटपुट देगा। सपोज दिस इज द आउटपुट, के ये ऐसा कुछ आउटपुट मिल रहा है, ये ऐसा कुछ आउटपुट मिल रहा है, ये आउटपुट मिलेगा सर्वर को, और सर्वर को पता है कि ये जो उसने वैल्यू भेजा था चैलेंज वैल्यू, वो मेरे पासवर्ड के साथ अगर मैं मिक्सअप मतलब कुछ भी कॉम्प्लेक्स वे में कुछ मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो ये मिलेगा, तो उसको पता है कि ये मिलना चाहिए। ठीक है। तो जब अभी अगर नया वैल्यू भेजेगा, सपोज उसने अगली बार 9565 भेजा, 9565 भेजा, मैंने अपना पासवर्ड ही एंटर किया, मेरे देखो मेरे स्क्रीन से मेरे सिस्टम से पासवर्ड नहीं जा रहा है, मेरे सिस्टम से सिर्फ चैलेंज का रिस्पॉन्स जा रहा है। चैलेंज हर बार नया नया आ रहा है नेटवर्क के थ्रू, मगर रिस्पॉन्ड भी नया नया जा रहा है। मेरे स्क्रीन पे सिर्फ मैं अपना मेरे अपने सिस्टम पे सिर्फ अपना पासवर्ड एंटर कर रहा हूं, मगर एट द बैक एंड क्या हो रहा है, वो पासवर्ड जो चैलेंज वैल्यू भेजा गया है मेरे स्क्रीन पर, उसके साथ कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करके हर बार नई नई वैल्यू जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। ये गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन क्लास? ओके, यस सर, एक बार वापस। हाँ एक बार वापस देख लो। देखो ये कैसे वर्क करता है। इसमें जो है ना, ये सपोज ये हमारे पास ये सर्वर है, ब्लैक से बनाता हूँ, ब्लैक कलर अच्छा रहता है। ये जो ये सर्वर है, ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट है। ठीक है, तो सपोज आई एम द क्लाइंट, मैं क्लाइंट हूँ, किसी सर्वर से मुझे एक्टिव एक्सेस करना है, तो सर्वर जो है ना मुझे एक चैलेंज वैल्यू सेंड कर रहा है मेरे सिस्टम पर। तो जैसे उसने मान लो 1 2 3 4 एक नया चैलेंज अभी एक चैलेंज वैल्यू 1 2 3 4 सेंड किया, मगर मेरे स्क्रीन पे जो डिस्प्ले आ रहा है ना, वो डिस्प्ले क्या आ रहा है, एंटर योर पासवर्ड। तो मुझे मेरा पासवर्ड सपोज इस्माइल है मेरा पासवर्ड। ठीक है, तो मैंने अपना पासवर्ड एंटर किया ना, जैसे एंटर करूंगा ना मैं एंटर, तो क्या होगा एट द बैक एंड
ये पासवर्ड इस चैलेंज वैल्यू के साथ कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन के साथ मुझे मतलब कुछ भी होगा, जैसे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो दोनों को मिला के, ठीक है। और ये ऑपरेशन क्या है, ये सर्वर को पता है, ठीक है, और ये बैक एंड जो हो रहा है उसको पता है, मतलब वो जो सिस्टम को पता है, ठीक है ना। तो इसका जो आउटपुट आएगा ना, जैसे मान लो इसका आउटपुट मुझे ये मिल रहा है ZXPTD, ये कुछ मिल रहा है, ये मिलेगा सर्वर को, ये सर्वर के पास जाएगा। सर्वर के पास जो आउटपुट जाएगा ये दोनों का कुछ जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो जाएगा। और सर्वर को पता है कि मैंने सर्वर ने चैलेंज वैल्यू क्या भेजा है और उसको मेरा पासवर्ड पता है, और वो खुद भी ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेगा कि मुझे ये मिल रहा है कि नहीं, अगर मिल रहा है मतलब बराबर है, ठीक है। अभी मान लो अगली बार मैं लॉगिन करूंगा, ठीक है ना, अगर मान लो 1 घंटे बाद फिर से मैंने लॉगिन किया, तो अब मुझे अगली बार जो चैलेंज वैल्यू मुझे दे रहा है 5969, ये दे रहा है मुझे 5969। अब मेरे स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि एंटर योर पासवर्ड। अब मैंने जब पासवर्ड एंटर किया तो ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करके ये दोनों को मिलाकर कुछ कैरेक्टर्स बने, जैसे TZQD1 ऐसा कुछ दे रहा है, और ये मिला इसको, ठीक है ना। अब सर्वर को पता है कि मैंने चैलेंज वैल्यू क्या, मतलब सर्वर ने चैलेंज वैल्यू क्या भेजा है, उसको मेरा पासवर्ड पता है, ये दोनों को ऑपरेशन करके देखेगा क्या ये वैल्यू मिल रही है तो बराबर है, ठीक है ना। देखो इसमें एक बात ध्यान से सुनो, हमारा पासवर्ड कभी भी जो है ना ये नेटवर्क के थ्रू नहीं जाएगा, ठीक है। नेटवर्क से क्या जा रहा है और आ रहा है, नेटवर्क से हर बार नए नए चैलेंज वैल्यू आ रहे हैं और हर बार नया नए रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आएगा उसे, है ना। अभी आज ये वैल्यू आया है, कल दूसरी वैल्यू आया है, दिन में हजार बार हजार नई नई वैल्यू, नया हजार हजार रिस्पॉन्स जा रहा है। मैं तो अपने सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड डाला हूं, ये पासवर्ड मेरे सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा है, मेरे सिस्टम में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके वो सर्वर को दे रहा है, ठीक है। तो अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. हाँ, कोई डाउट? Yes. No, sir. ठीक है, इसे एक बार No, वीडियो sir. एक बार देख रिपीट करना, और एक लास्ट प्रोटोकॉल ये कर लेते हैं इसे। ये है नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, ठीक है ना। ये भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये जो था ना हमारे पास लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल में एक ही सिंगल प्रोटोकॉल है, ऑथेंटिकेशन में दो है, मगर एनसीपी में नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल्स में देयर आर वेरियस प्रोटोकॉल्स। सो पीपीपी इज ए मल्टीपल नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। तो क्या होता है, नेटवर्क लेयर से बहुत सारा डेटा आता है और वो डेटा अलग अलग प्रोटोकॉल्स के थ्रू डिफाइन होता है, जैसे इंटरनेट है, ओएस है, जेरोक्स है, डेकनेट है, एप्पल टॉक, अलग अलग आता है। तो हर डेटा को हैंडल करने के लिए हमें अलग अलग प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी। तो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स दे आर अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। हर इंटरनेट के लिए उसका अलग, इंटरनेट जो नेटवर्क लेयर पे चल रहा है उसके लिए कोई अलग प्रोटोकॉल रहेगा, ओएसआई के लिए अलग प्रोटोकॉल रहेगा, जेरोक्स के लिए अलग प्रोटोकॉल रहेगा। सो नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल्स एक नहीं रहेगा बल्कि एक से काफी ज्यादा रहेंगे, हर प्रोटोकॉल को हैंडल करने के लिए वो नेटवर्क प्रोटोकॉल रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है नेटवर्क लेयर। तो यहाँ तक हमने आज कंप्लीट किया। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसके आगे हम करेंगे।